नमस्कार मित्रों, आज मैं एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे आपसे बात करने वाला हूं जिस पर पहले तो आपको विश्वास ही नहीं होगा कि यह संभव भी है, पर यकीन मानिए यह संभव है। इतने वर्षों का अध्ययन, इतने वर्षों की रिसर्च, इतने वर्षों की कुंडलियों पे प्रेडिक्शंस और वो एक्सपर्टीज जो है उसकी वजह से ये संभव हो सका। हाँ मित्रों, आज मैं जन्म से पहले माता पिता अपने संतान का भविष्य देख ही नहीं बदल भी सकते हैं। हाँ मित्रों, आप सही सुन रहे हैं। जन्म से पहले माता पिता अपनी संतान का भविष्य देख ही नहीं बदल भी सकते हैं। मित्रों, आज का हमारा यही टॉपिक है और अमूमन कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी रिसर्चर अपनी इस तरह की टेक्निक्स जिसपे उसने इतने वर्षों अध्ययन किया हो, रिसर्च की हो, वो साझा नहीं करता। लेकिन मैं इसे YouTube के माध्यम से अपने सारे क्लाइंट्स और जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे उनके साथ ये साझा कर रहा हूं, ये फॉर्मूला डिकोड करके साझा कर रहा हूं ताकि जनता इस चीज से अवेयर हो। मैं चाहता हूं ज्योतिष की इज्जत, ज्योतिष का सम्मान हर जगह, केवल हमारे देश में ही नहीं विदेशों में भी इसको सम्मान की नजर से देखा जाए। कुछ ज्योतिषियों, कुछ पाखंडियों की वजह से ज्योतिष विद्या बदनाम हो गई है क्योंकि वो उतनी रिसर्च नहीं करते, चंद पुस्तकें पढ़ करके वो सीधा प्रेडिक्शन पे उतर आते हैं, फिर जिससे प्रेडिक्शंस गलत निकलती है और फिर ये विद्या बदनाम होती है। मित्रों, आइए सीधा विषय पे आते हैं और मैं व्हाइट बोर्ड के माध्यम से कुछ चीजें आपको बताता हूं कि मैं इसको संभव कैसे कर सका। पहले तो मित्रों, कुंडली में चंद्रमा वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये जैसे लग्न कुंडली आप देख रहे हैं, ये लग्न कुंडली होती है। लग्न कुंडली में किसी भी बच्चे का लग्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे उसकी सोल, उसके बारे में पता चलता है, उसकी स्वभाव के बारे में पता चलता है और उसकी हेल्थ के बारे में पता चलता है। फिर लॉन्जिविटी, उसकी लॉन्जिविटी कितनी होगी उसके बारे में पता चलता है। करते क्या है मित्रों इसमें, ये इसको संभव मैंने कैसे किया, क्या इसका फॉर्मूला क्या है, मैं वो आपको आपके साथ साझा करता हूं। मित्रों, अमूमन 80% केसेस जो हैं, जो भी बच्चा आज धरती पे पैदा हो रहा है, अमूमन डॉक्टर्स जो है ऑपरेशन से बच्चे को जन्म दिलवाते हैं। कोई भी महिला प्रसव पीड़ा के दौरान जब 8वां महीना कंप्लीट होने लगता है, 9वां महीना की शुरुआत होती है, तो डॉक्टर उसको हफ्ते से 10 दिन का समय देते हैं कि इस समय से इस समय के अंदर आपका जो है ये 9वां महीना स्टार्ट हो जाएगा और इस समय में किसी समय भी एक ऑपरेशन करा करके बच्चे को जीवन दिया जा सकता है, दुनिया में लाया जा सकता है। ऑपरेशन की कोई एक डेट डॉक्टर निर्धारित कर देती है, फिर उससे जो है बच्चे का जन्म किया जाता है। मित्रों, इसमें मैं क्या करता हूं, उसको किस तरीके से मैं संभव बना पाया। होता क्या है कि जो डॉक्टर ने आपको एग्जाम्पल के तौर पे डॉक्टर ने आपको 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक समय दिया, आपकी पत्नी को बच्चा जन्म होने वाला है, डॉक्टर ने कहा कि भाई इस महीने की इस तारीख से लेकर के इस तारीख, 10 दिन का डॉक्टर ने समय दिया कि इस समय के अंदर किसी भी दिन आप ऑपरेशन करा करके बच्चे का जन्म करा सकते हैं। तो मैं इसमें कैसे करता हूं, होता क्या है कि कुंडली में लग्न ये जो होता है ये हर 2.25 घंटे पे बदलता है क्योंकि चंद्रमा हर नक्षत्र में मूव करता है। सूर्य हर घंटे में सूर्य अलग अलग खाने में, जैसे सुबह सूर्य आपको यहां नजर आएगा, धीरे धीरे करके वो टर्न करता है। हर घंटे बाद अगर आप अपनी कुंडली बनाएंगे तो हर घंटे के बाद वो सूर्य अलग अलग घरों में ट्रैवल करता रहता है। इन 12 खानों में सूर्य ट्रैवल करता है। ठीक है मित्रों, रात को 11 बजे के आसपास कुंडली देखेंगे तो सूर्य आपको यहां पे नजर में आएगा। सूर्य उदय के समय में देखेंगे तो सूर्य आपको लगन पे नजर में आएगा। तो होता क्या है कि वैसे ही सारे प्लैनेट मूव करते हैं, लेकिन कुंडली में जब बच्चे का जन्म होने वाला होता है तो हम उस पर्टिकुलर डे में, जैसे मैंने पीछे बोला कि हर 2.25 घंटे पे लगन बदलता है,
अब डॉक्टर ने आपकी पत्नी को समय दिया 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख के अंदर अंदर में, तो हम करेंगे क्या? एग्जाम्पल के तौर पे 1 तारीख से 10 तारीख तक का समय दिया डॉक्टर ने आपको, तो मैं 1 तारीख की सुबह से लेकर के हर 2 घंटे के बाद का लग्न बनाऊंगा। इसकी डिग्री होती है मित्रों 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक ये लग्न होता है। 30 डिग्री के बाद एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहां पे अगर नंबर 2 लिखा हुआ है, तो वो जब 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री जैसे ही कंप्लीट होगा, तो यहां पर नंबर ये नंबर 2 हट जाएगा, फिर यहां पर नंबर 3 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर 0 डिग्री से लेकर के 0.01 से लेकर के फिर 3.0 डिग्री जैसे ही जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, फिर ये नंबर 4 आ जाएगा यहां पे। तो ऐसे हर 2.25 घंटे पे लग्न बदलता है, और जैसे जैसे ये लग्न बदलता जाता है तो हम कुंडली में चेक करते हैं कि कुंडली में लग्न, क्योंकि सोल मैंने पीछे बताया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बच्चे का जो जन्म हम करा रहे हैं उसमें ये लग्न बड़ा पावरफुल होना चाहिए, इसका प्लैनेट बड़ा पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि इसने बच्चे के मन पे असर करना है, उसकी हाइट पे असर करना है, उसकी लॉन्जिविटी पे असर करना है, उसकी हेल्थ पे असर करना है। इससे लग्न अगर कुपित होगा तो सारी चीजें खराब होंगी, जीवन में बड़ा आप राजयोग नहीं ले सकते। तो हर 2.25 घंटे मतलब पूरे दिन में, एग्जाम्पल के तौर पे सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक सब कुंडलियां बनेंगी, और देर रात में भी बच्चों का जन्म होता है, तो देर रात तक मतलब वो 24 घंटे के अंदर मोटा मोटी अगर 2.25 घंटे से पकड़े तो 11 से 12 कुंडली बनेंगी। उसमें से कुंडली में सारी चीजें बैलेंस की जाती हैं। मतलब ये पहले तो समझिए, हर दिन की 12 कुंडली, 10 दिन हो गए तो 120 कुंडली बनेगी। ठीक है, 120 कुंडली बनी, फिर उस 120 कुंडली से फिर मैं छांटना शुरू करूंगा कि कुंडली में लगन कितना पावरफुल है, फिर उस बच्चे की वेल्थ हाउस कितनी पावरफुल है। ये जो येलो येलो आप देख रहे हैं ये सब वेल्थ हाउसेज है, भाग्य का घर, ये प्रोफेशनल लाइफ से इनकम, ये पिता की प्रॉपर्टी जो उसकी संपत्ति, पिता की संपत्ति, साथ में इस बच्चे का जमा पूंजी। ठीक है, फिर ये उसकी स्पेकुलेटिव गेन्स, उसके अंदर क्रिएटिविटी कितनी है। तो ये मेन केंद्र, इसको लग्न, इसको केंद्र हाउसेस, इसको त्रिकोण हाउसेस कहते हैं, इसको और इसको। ठीक है, इसको केंद्र हाउसेस कहते हैं। तो कुंडली में ये सारी चीजें चेक होती हैं। फिर अगर कुंडली में कोई राजयोग बन रहे हो, मतलब पंचम भाव लगन से कोई परिवर्तन कर रहा हो, मतलब ये इसका स्वामी इसमें चला गया, इसका स्वामी इसमें चला गया, या इसका स्वामी भाग्य के घर में चला गया, भाग्य का स्वामी लगन में चला गया, या वेल्थ हाउस में कोई एक्सचेंज है, इसमें कोई एक्सचेंज है, तो और केंद्र में, केंद्र और मतलब ये फर्स्ट, इसको ज्योतिष में जैसे ये नंबर 4, अगर यहां पे अगर लगन इस बच्चे का नंबर 4 ये कर्क है, एग्जाम्पल के तौर पे ये कर्क हुआ, तो यहां पे नंबर 7 आएगा। ठीक है, ये तुला हो गया। तो ठीक है, तो ऐसे ही चेक करते हैं कि केंद्र हाउसेस, मतलब इसमें लगन का जो प्लैनेट होगा, जैसे इसका स्वामी चंद्रमा हुआ तो वो चौथे घर से, सप्तम घर से, दशम घर से, या त्रिकोण के प्लैनेट से, या फिर 11वें घर से, या इससे युति बनाए, एक्सचेंज हो, वो राजयोग कहलाते हैं कुंडली में। खासतौर लग्न, पंचम और नवम, इसको त्रिकोण कहते हैं, इनमें कोई एक्सचेंज होगा तो दैट इज कॉल्ड राजा योगा। तो अगर कुंडली में हम उस पर्टिकुलर हर दिन की कुंडली में इसको एनालाइज करेंगे कि कुंडली में इसकी स्थिति क्या है, ठीक है, कि वेल्थ हाउस कितनी अच्छी है, लगन कितना अच्छा है। इसमें मित्रों उससे पहले क्या चीजें चेक होती है मैं ये बताऊं। ये तो 120 कुंडली मैंने बताई आपको। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि चंद्रमा की स्थिति क्या है। ये जो चंद्रमा मैंने लिखा वेरी इंपॉर्टेंट, चंद्रमा की स्थिति क्या है। चंद्रमा मित्रों क्यों देखा जाता है? चंद्रमा मित्रों मन का कारक है। अगर मन, जैसे अब मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूं कि चंद्रमा अगर किसी व्यक्ति का कुपित है, मतलब मन कुपित है, ब्रेन कुपित है, होता क्या है कि आपका शरीर, जैसे अब ये उंगली मेरी चल रही है तो ये मेरा ब्रेन इसको कमांड दे रहा है। ठीक है, तो अगर चंद्रमा, क्योंकि ज्योतिष में मन का कारक माना गया है, ब्रेन का कारक माना गया है, जब वो राहु से एफ्लिक्टेड होगा, केतु से एफ्लिक्टेड होगा, चंद्रमा नीच राशि वृश्चिक में होगा, या 6वें, 8वें या 12वें घर में होगा, जिसको जो ऑरेंज मैंने सर्कल बनाए, दीज आर नेगेटिव हाउसेस, तो अगर इनमें होगा तो चंद्रमा की डिग्निटी वीक हो जाएगी, तो ब्रेन की डिग्निटी वीक हो जाएगी। दूसरी चीज मित्रों, एक तो चंद्रमा ये इंपॉर्टेंट हुआ, दूसरा इसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष देखा जाता है।
कुंडली में आपने, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि शुक्ल पक्ष जो होता है उसमें चंद्रमा बढ़ता हुआ होता है, ठीक है, फिर पूर्णमासी आती है, ठीक है। वैसे ही कृष्ण पक्ष, कृष्ण जी का नाम कृष्ण क्यों पड़ा, क्योंकि वो उनका रंग काला था, तो कृष्ण पक्ष का मतलब चंद्रमा काला होता चला जाता है और उसके बाद वो डिमिनिश होता, मतलब उसकी चंद्रमा की क्वालिटी डिमिनिश हो रही है, उसको शीत चंद्रमा कहा जाता है, कुपित चंद्रमा कहा जाता है, ठीक है। फिर ऐसी स्थिति में अगर कुंडली में कृष्ण पक्ष का जन्म होगा तो भी कृष्ण पक्ष के कुछ पर्टिकुलर डेज को छोड़ दिया जाए जो कि अच्छे माने जाते हैं। बट अगर मोटा मोटी बात करें, जैसे ज्योतिष में बेसिक होता है कि कृष्ण पक्ष की 4 तारीख तक, मतलब कृष्ण पक्ष शुरू हुआ उसके 4 दिन के अंदर अंदर अगर बर्थ होता है तो चंद्रमा 30%, 20 से 30% घटा हुआ होता है, ठीक है। तो उसमें भी जन्म कराया जाता है अगर राजयोग बन रहे हो तो, ठीक है। बहरहाल मेन शुक्ल पक्ष में जन्म कराया जाता है क्योंकि पूर्णमासी का चंद्रमा, फुल मून जिसको कहते हैं, वो बढ़ता हुआ चंद्रमा होता है। इट मींस ब्रेन विल बी वेरी वेरी स्ट्रांग और बच्चे का जो सोचने की ताकत होगी, बिकॉज ब्रेन सोचेगा, जब अच्छा सोचेंगे, अच्छा प्लान करेंगे तभी तो अच्छा आगे बढ़ेंगे। नहीं तो अगर देखा गया है जब कुंडली में चंद्रमा नीच मंगल के साथ में या मंगल से कुपित होगा या फिर राहु, चंद्र राहु मंगल एक ही नक्षत्र शीतविषा या अश्वनी नक्षत्र में होंगे तो ऐसे लोगों का ब्रेन अच्छा नहीं होता, उनको भूत प्रेत बाधा नजर में आती है, नेगेटिविटी होती है, दे आर ब्रूटल किलर्स ऑल्सो। अगर कुंडली में चंद्रमा नीच का हुआ, मंगल के साथ एफ्लिक्टेड हुआ, शनि से एफ्लिक्टेड हुआ, राहु के साथ, चंद्र शनि एक ही राहु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं और उसकी दशा आ गई तो दे आर वेरी वेरी हार्डकोर ब्रूटल किलर्स। तो चंद्रमा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुंडली में पहले इसको बैलेंस किया जाता है कि हम चंद्रमा कहीं कुंडली में, कहीं पे भी कुंडली में इस तरह से, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पे चंद्रमा और राहु ना साथ में बैठे हुए हों, ग्रहण, इसको ग्रहण कहते हैं मित्रों, तो इस तरह का ग्रहण यहां पे ना हो, चंद्र राहु का, ये चंद्र और राहु का ये ग्रहण यहां पर ना हो, ठीक है। 12वां घर, ठीक है, ये सपनों का घर है, ये ड्रीमिंग हाउस है, नेगेटिविटी, जो नेगेटिव ड्रीम्स आते हैं, भूत प्रेत बाधा, ये उसके लिए ये घर देखा जाता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में, और खासतौर इस ये 8th हाउस जो है ये लॉन्जिविटी का हाउस भी है, अगर चंद्रमा यहां पे आया तो ऐसा व्यक्ति भी, क्योंकि ये हाउस जो है ये ऑकल्ट हाउस है, मतलब ये भूगर्भ के नीचे, इसको भूगर्भ के नीचे कहा जाता है। तो चंद्रमा, अगर चंद्रमा यहां पर बैठ करके राहु के साथ ग्रहण लगा हुआ हो और खासतौर यहां पर अगर वो शीतविषा, स्वाति, ठीक है, इस तरह के, या अश्लेषा नक्षत्र में भी चला गया, अश्लेषा जो कि बुध का नक्षत्र है, इसको अच्छा माना जाता है क्योंकि बुध अगर अच्छी स्थिति में है, बट क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र सांपों का नक्षत्र है, सर्पेंट्स का नक्षत्र है, उसका मालिक सांपों का देवता है, तो उसको भी हम लोग बहुत शुभ नहीं मानते अगर इस तरह का ग्रहण लगा हुआ हो, ठीक है। खासतौर जब ये कर्क लगन की कुंडली हो तो चंद्रमा इस लगन का स्वामी है, अगर वो इस तरह से कुपित होगा तो डेफिनेटली बच्चे का ब्रेन अच्छा नहीं होगा, वो नेगेटिव होगा। और कहीं यहां पर शनि साथ में बैठ गया, मंगल बैठ गया और तीनों एक ही नक्षत्र में आ गए तो ही विल बी अ ब्रूटल किलर, ठीक है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस, मैं उस चीज को बैलेंस करता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चंद्रमा बैलेंस किया जाता है, ठीक है मित्रों। मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। फिर दूसरी चीज, लगन को बैलेंस किया जाता है, जो मैंने आपको बताया ये लगन। अब लगन का मैंने आपको डिटेल में पीछे बताया, लगन को कैसे बैलेंस करते हैं केंद्र और त्रिकोण हाउसेस से लेकर के। फिर तीसरी चीज सर्वष्टक वर्ग, ठीक है मित्रों, ये सर्वष्टक वर्ग पॉइंट होता क्या है कि कुंडली में जितने भी ग्रह हैं, ठीक है, हर प्लैनेट की क्वालिटी के हिसाब से कुंडली में सर्वष्टक वर्ग पॉइंट मिलते हैं। वो सर्वष्टक वर्ग पॉइंट, जैसे पिछले, अगर आप मेरे स्टार्टिंग के एपिसोड बेसिक वाले अगर पार्ट 1 देखेंगे या पार्ट 2 देखेंगे, उस पर भी मैंने जिक्र किया है कि हर लग्न की, हर प्लैनेट की 2-2 राशियां होती हैं। शुक्र की 2 हो गई, बुध की 2 हो गई, शनि की 2 हो गई, बृहस्पति की 2 हो गई, ठीक है। तो उसमें से अगर कोई मूल त्रिकोण राशि और सर्वष्टक वर्ग में अगर समझ लीजिए यहां पर 35 पॉइंट मिले, ठीक है, तो ये लग्न बहुत कॉन्फिडेंट होगा, ये बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट होगा, इसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्ट्रांग होगी और ये चढ़ करके हर चीज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। स्कूल कॉलेज लाइफ में भी ये बढ़ चढ़ के एकदम आगे रहेगा, तो जीवन पर्यंत उसके अंदर कॉन्फिडेंस में एकदम कॉन्फिडेंट बच्चा रहेगा।
लेकिन अगर ऐसी स्थिति में अगर ये 35 की जगह अगर यहां पे समझ लीजिए 19 पॉइंट आ गए केवल, तो ये खराब माना जाएगा। ये बच्चा बहुत कमजोर होगा, किसी के सामने जाएगा तो डरेगा, कहीं भी जाएगा तो पीछे पीछे रहेगा। और उस स्थिति में इस तरह का चंद्रमा राहु की स्थिति आ गई, तब तो कंफर्म ये बच्चा एकदम दुबक करके पीछे पीछे चुप करके रहेगा। मित्रों, क्या आप ऐसा बच्चा चाहेंगे? तो कोई भी नहीं चाहेगा। तो ये चीजें देखिए, मैं इस विद्या को, क्योंकि मेरा पैशन है ये ज्योतिष विद्या, केवल पैसा कमाने के लिए नहीं करता हूं मैं, ये मेरा पैशन है। इस विद्या को जब पैशन से सीखा हूं, कर रहा हूं, प्रैक्टिस करता हूं, तब इतनी बड़ी बात आपको इसको यूट्यूब पे डाल रहा हूं कि सर्वस्टक वर्ग में ये पॉइंट अमूमन बहुत लोगों को पता ही नहीं है ये चीजें। तो कभी भी सर्वस्टक वर्ग में अगर ये पॉइंट वीक होंगे तो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल कमजोर होगा। ठीक है मित्रों, अब यहां पर सर्वस्टक वर्ग पॉइंट मैंने बताया। अब सर्वस्टक वर्ग, एक तो लगन पे मैंने देख लिया, अच्छा है। फिर सर्वस्टक वर्ग पॉइंट देखते हैं कि उसकी वेल्थ हाउस, ये है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। ठीक है, ये इनकम फ्रॉम प्रोफेशन का हाउस है। तो क्या मित्रों वेल्थ नहीं चाहिए? आज वेल्थ नहीं है तो आपकी सारी पढ़ाई लिखाई बेकार है। तो वेल्थ इंपॉर्टेंट है, तो इस लगन को बैलेंस करते हैं। इसमें देखते हैं सर्वस्टक वर्ग पॉइंट ज्यादा है कि नहीं, कोई राजयोग बन रहा है कि नहीं। फिर ये भाग्य का घर, कुंडली में भाग्य और ये धर्म का भी घर है। तो बच्चा तेज तो हो लेकिन बिगड़ैल ना हो, तो इसलिए धर्म का घर का भी अफेक्ट इसके ऊपर पड़े। कोशिश ये करते हैं, ठीक है, कि ये इसकी भी बैलेंसिंग हो सके, कि इसमें भी ठीक ठाक पॉइंट मिले और ये भी मजबूत हो, ताकि बच्चे को राइज मिले। इसकी अगर जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां से अगर बृहस्पति की दृष्टि इस लगन के ऊपर पड़ गई, तो समझ लीजिए इस बच्चे के जीवन में सोच बहुत ऊंची होगी, बहुत ऊंची सोच होगी। ठीक है, अब फिर ये स्पेकुलेशन का हाउस है, क्रिएटिविटी का हाउस है। क्या आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा स्कूल के बड़े बड़े जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करे? क्या एक माँ बाप नहीं चाहते कि मेरा बच्चा एक अच्छे स्टेज पे जाए, उसके अंदर टैलेंट हो? कल को बहुत से माता पिता ये वीडियो देखेंगे, क्या वो नहीं चाहते कि उनका बच्चा फिल्म इंडस्ट्री में जाए, अच्छे स्टेज पे चढ़े, अच्छा सिंगर बने? उसके लिए मित्रों ये क्रिएटिविटी का हाउस मजबूत होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लगन से, 11th हाउस से, भाग्येश से एक्सचेंज होना चाहिए। ये बहुत से आपको राजयोग मिलेंगे जो बड़े सेलिब्रिटीज हैं, ठीक है, उनकी कुंडली में ये राजयोग हैं। ठीक है, बहुत से सिंगर्स को मैं जानता हूं जिनकी कुंडली देखता हूं, उनकी कुंडली में नवम भाव का स्वामी पंचम भाव से राजयोग एक्सचेंज होता है, लगन की दृष्टि होती है, लग्नेश इसमें बैठा होता है। ठीक है, तो ये राजयोग चेक किए जाते हैं। सर्वस्टक वर्ग में ये सारे पॉइंट चेक किए जाते हैं। इससे क्योंकि पिता की वेल्थ के बारे में पता चलता है, तो कोशिश करते हैं कि अगर ये भी बैलेंस हो सके। ठीक है मित्रों, फिर D9 चार्ट। D9 चार्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? D9 चार्ट मित्रों ये लगन चार्ट होती है। इसके अलावा एक D9 जिसको आप नवमांश कुंडली जानते हैं, वो नवमांश कुंडली इसलिए इंपॉर्टेंट है कि नवमांश में प्लेनेट की डिग्निटी पता चलती है, वैवाहिक जीवन के बारे में वो देखा जाता है। कुंडली में एग्जांपल के तौर पे ये कर्क लगन की कुंडली है और चंद्रमा समझ लीजिए यहां पर बैठा हुआ है, यहां नंबर 2 में जो है ये इसको वृषभ कहते हैं। ठीक है, ये वृषभ में चंद्रमा उच्च का हुआ, ठीक है, शुक्र की राशि है। तो बच्चा बड़ा चंचल होगा, कॉन्फिडेंट होगा, उसको बड़ी बड़ी गाड़ियों का शौक होगा। ठीक है, क्योंकि शुक्र की राशि में 4th हाउस है, 11th हाउस, दोनों का मालिक शुक्र होता है, और कहीं शुक्र यहीं पे बैठा हुआ होगा तो ये बहुत बड़ा राजयोग है। तो D9 चार्ट में भी ये क्या इतनी मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है, ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए D9 चार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है। तो जब भी हम ये कुंडलियां बनाते हैं तो उसमें ये भी चीज चेक करते हैं। 100 की 100 कुंडलियों में इसको एक सरसरी निगाह से फटाफट लगन, सर्वस्टक वर्ग, चंद्रमा और D9 चार्ट चेक कर ली जाती है कि क्या स्थिति है। फिर उसके बाद उसमें से सेलेक्ट किया जाता है कि जब हम किसी पेरेंट को कह रहे हैं कि आप मेरे मुताबिक इस समय में बच्चे का जन्म कराइए, ठीक है, हमारा एक माँ बाप मेरे पास क्यों इस चीज के लिए आते हैं? ताकि हम एक अच्छे समय में जिसमें राजयोग बनते हो उस समय में बच्चे का जन्म कराएं। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है कि हम इन 100-120 कुंडलियों में से 3 या 4 कुंडलियां सेलेक्ट करते हैं जिसमें राजयोग भी बन रहा हो, जिसमें हेल्थ चार्ट भी अच्छी हुई हो, जिसमें कुछ इस तरह के अच्छे योग हो। ठीक है मित्रों, मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन अगर मैं 95% तक चीजों को बैलेंस कर पाऊं, 90% तक भी बैलेंस कर पाऊं और उस समय में जन्म कराऊं, तो मैं समझता हूं कि ये ईश्वर का, गणेश जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि मैं इस चीज को आपके साथ साझा कर पा रहा हूं। ठीक है मित्रों,
यहां पर होता क्या है, ये उसमें से 3 या 4 टाइमिंग जो मैं निकाल के दूंगा आपको या निकाल के देता हूं क्लाइंट्स को, इस समय में मैं फिर वो टाइमिंग वो लगन बता देता हूं कि देखिए इतने बजे से इतने समय में अगर ये बच्चे का पैदाइश होती है तो इस समय में बच्चे को ये माइनर इस तरह की हेल्थ इशू हो सकती है, इस तरह की चीजें होंगी, ये महादशा होगी, ये अंतरदशा होगी, और इस समय में हेल्थ ऐसी होगी, वेल्थ ऐसी होगी। तो और खास तौर मित्रों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं और बताता हूं, जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बैलेंस करना, जो मैं बैलेंस करता हूं यहां पर। अमूमन देखिए बच्चों का जो जब होता है, एक किसी भी व्यक्ति के लिए 16 साल से लेकर के 40 साल की उम्र बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमने सारी कुंडली बैलेंस कर ली, ठीक, 3 टाइमिंग भी मैंने निकाल दिया कि इस समय से इस समय के अंदर ये लगन में आप जन्म कराइए। लेकिन 16 से 40 वर्ष की उम्र जो होती है, इस समय में बच्चा स्कूल से निकल करके कॉलेज की तरफ, इंटर फाइनेंस की तरफ पढ़ना शुरू होता है, फिर कॉलेज लाइफ, फिर प्रोफेशनल लाइफ, फिर विवाह। तो अमूमन देखा जाए तो 16 से 40 वर्ष की जो उम्र होती है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ किसी की भी लाइफ में, सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड होता है। तो इस समय में हम कोशिश करते हैं कोई खराब दशा ना आ जाए। हम कुंडली में ये राजयोग बैलेंस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एग्जांपल के तौर पे हमने मेन ये सारे पॉइंट बैलेंस कर दिए, ठीक है। फिर बची, समझ लीजिए एग्जांपल के तौर पे यहां पे चंद्रमा ना हुआ, केवल राहु की स्थिति यहां पे हुई, और इसको अगर 30 पॉइंट मिल रहे हैं नेगेटिव घरों को, या इसमें 30 पॉइंट मिल रहे हैं, या इसमें 30 पॉइंट मिल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर राहु की दशा अगर उस 16 से 40 वर्ष में आई और इसका प्लैनेट अच्छी स्थिति में नहीं प्लेस्ड होगा, तो भी बच्चे को उतनी बड़ी सक्सेस नहीं मिलेगी। तब सक्सेस, क्योंकि कुंडली में और राजयोग बन रहे हैं, तो सक्सेस पैचेस में आएगी, छोटे छोटे पैचेस में। पैचेस का मतलब क्या है, राहु में समझ लीजिए बृहस्पति कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है और उसकी दृष्टि पड़ रही है, जैसे मैंने पीछे समझाया, तो होगा क्या, जब राहु में बृहस्पति आएगा तो उसको 1.5 साल 2 साल के लिए बहुत अच्छा समय मिलेगा। फिर जब वो हट जाएगा, फिर बच्चा मतलब वो अपलिफ्ट नहीं मिलेगी, तो वो पैचेस में आएगी, मतलब उस राहु की दशा में फुटकर छोटे छोटे पैचेस में वो आएगा। तो कोशिश ये करते हैं, मैं जितना कर पाता हूं, जितना कर सकता हूं, कोशिश ये करता हूं कि उस समय में एक कोई अच्छी दशा मिल जाए। अच्छी से मतलब क्या है, मैं बताता हूं आपको। देखिए, अच्छी से मतलब यह है कि लगन की दशा मिल जाए, चौथे घर की दशा मिल जाए, त्रिकोण की दशा मिल जाए, 7th हाउस की दशा मिल जाए, 10th हाउस प्रोफेशनल हाउस की दशा मिल जाए, या भाग्येश की दशा मिल जाए, इनकम हाउस की दशा मिल जाए, या तो फैमिली वेल्थ की दशा मिल जाए, ठीक है। ये भी, और बहुत बार देखा जाता है ये टेलीकम्युनिकेशन का हाउस है, ये मीडिया का हाउस है, ठीक है, ये कॉन्फिडेंस का हाउस है, ठीक है। तो अगर ये भी अगर दशा मिल जाए 3rd हाउस की, इसको कुंडली में 3rd हाउस कहते हैं, मीडिया हाउस, टेलीकम्युनिकेशन, वाणी का घर माना जाता है, ठीक है, वोकल टैलेंट का घर माना जाता है। तो सिंगर्स की कुंडली में अक्सर देखा हूं मैं, ये चीजें होती हैं। तो ये भी अगर दशा मिल जाए, तो मोटा मोटी शुभ दशाएं अगर मिल जाएं, तो बच्चा प्रॉस्पर करेगा, वेल्थ जनरेट करेगा, उसकी सोच अच्छी होगी। और मित्रों कोशिश ये करते हैं कि कुंडली में एक बड़ा सुंदर राजयोग अगर मिल जाए, जिसको हम सरस्वती योग कहते हैं। वो कौन सा योग होता है, गुरु बुध, ठीक है, ये गुरु बुध साथ में हुआ, ठीक है, और कहीं ना कहीं लगन, अगर कर्क लगन की कुंडली कहीं चंद्रमा भी साथ में आ गया, तो ये गज केसरी योग भी बन गया। और ये दोनों ज्ञान के प्लैनेट है, गुरु भी ज्ञान का प्लैनेट है, विजडम का प्लैनेट है, बुध ये खुद अपने आप में ज्ञान का प्लैनेट है, रिसर्च का प्लैनेट है, वोकल टैलेंट का कारक है, रिसर्चिंग टेंडेंसीज का कारक है, कैलकुलेशंस का कारक है। ये कुंडली में अगर लग्नेश इससे अगर बैठा, गुरु बुध और चंद्रमा साथ में बैठे होंगे, तो इसको सरस्वती, ऐसे बच्चे को अर्ज होगा सरस्वती अडेप्ट करने का, सीखने का बड़ा शौक होगा और ऊंची सोच होगी। तो मित्रों इससे मेरे ख्याल से बेसिक आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से जन्म कराया जाता है और क्या उसका तरीका है। फिर आखिरी पॉइंट यहां पे जो मैंने लिखा है D6 हेल्थ चार्ट। हेल्थ चार्ट लगन के पॉइंट से भी चेक हो जाती है, मूल त्रिकोण राशि हो तो भी चेक हो जाती है। फिर एडिशनल D6 हेल्थ चार्ट भी एक बार चेक की जाती है, जो हम 3 या 4 टाइमिंग निकाल के देते हैं कि इस समय में आप बच्चे का जन्म कराइए तो इस तरह की कुंडली बनेगी, ये होगा, ठीक है मित्रों। तो उसमें ये फिर एक बार उसमें ये D6 भी। मेरे ख्याल से मित्रों अभी ये जितनी भी चीजें मैंने आपको समझाई, ये आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से बच्चे का जन्म कराया जाता है। मैं यहाँ पर हेल्थ चार्ट की भी मैंने क्लियर आपको कर दिया कि क्या चीज हेल्थ क्यों जरूरी है,
क्योंकि कुंडली बहुत अच्छी हो अगर हेल्थ वीक हो तो सारी चीजें वीक हो जाती हैं। अब मित्रों होता क्या है कि मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि समझ लीजिए आपका जन्म 1980 में हुआ, 81 में हुआ या 85 में हुआ, तो अगर आज आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं अपनी कुंडली बनवाने के लिए, तो अपना वही डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ देते हैं ना, जिस समय आपका जन्म हुआ, जन्म समय, जन्म तारीख और जन्म स्थान। वैसे ही जब अब जो बच्चे का जन्म मैं कराता हूं, जो जिस टाइमिंग पे, जिस राजयोगों के अंदर मैं उस बच्चे का जन्म कराऊंगा, तो वो बच्चा भी समझ लीजिए 20 साल बाद या 25 साल बाद या 30 साल बाद अगर किसी ज्योतिष के पास जाता है, तो जिस समय में मैंने बर्थ कराया है वही डेट ऑफ बर्थ, वही टाइम ऑफ बर्थ और वही प्लेस ऑफ बर्थ उस समय में बच्चे का जन्म होगा, उसी से उसकी कुंडली तैयार होगी और उस कुंडली में वो राजयोग बनते हुए होंगे। तो इसको हम लोग प्री प्लान कर सकते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक तरीके से हम प्री प्लानिंग करके उस बच्चे का जन्म करा सकते हैं, क्योंकि ये अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ज्योतिष की एक्सपर्टीज, उसका 20 साल 25 साल का एक्सपीरियंस और हजारों कुंडलियों पे उसकी एक्सपर्टीज, उसका अनुभव वो काउंट करता है, क्योंकि उस नन्ही सी जान जिसका मैं जन्म कराने जा रहा हूं, उस बच्चे का सारा उसका जन्म मेरे मुताबिक होना है, उसकी हेल्थ, उसकी वेल्थ, सारी चीज मेरे को देखनी है। तो इसमें जिम्मेदारी एक ज्योतिष की बहुत बढ़ जाती है, वरना इस तरह के विषय को मैं इस YouTube पे जो है कभी भी शेयर नहीं करता, क्योंकि इस पे बहुत से केसेस करवा चुका हूं और इस पे एग्जैक्टली जो जो चीजें बताई हैं वैसे ही बच्चे बढ़ रहे हैं। वो चीज अगर किसी को माइनर स्किन इन्फेक्शन बताया है कि बाकी कुंडली में राजयोग तो मैं बैलेंस कर रहा हूं, लेकिन उस समय में इस बच्चे को थोड़ा सा माइनर पे स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है साथ में। क्योंकि आसमान में गोचर में जो ग्रह होते हैं आज के तारीख में, जैसे आप टीवी में अक्सर देखते होंगे कि आज इस समय में बृहस्पति ने अपना घर बदला, मंगल ने घर बदला, ठीक है, राहु ने घर बदला, तो दैट इज कॉल्ड गोचर। गोचर में अगर कोई ग्रह अगर साथ में युति बना के बैठे हैं, जैसे आज 25 तारीख है, 25 जुलाई 2020 का दिन है, इस समय में आसमान में गोचर में जो है बृहस्पति अपनी धनु राशि में है नंबर 9 में, और साथ में केतु बैठा हुआ है, ठीक है, और ये बृहस्पति और केतु की युति बन गई। तो इस समय में जो बच्चों का जन्म होगा, खासतौर 23 सितंबर 2020 तक, तो तब तक रेगुलर बृहस्पति और केतु साथ में ही हैं। अब इसमें होगा क्या, इसको तो मैं हटा नहीं सकता, बृहस्पति केतु तो रहेगा ही रहेगा साथ में, दैट इज कॉल्ड एफ्लिक्शन, ठीक है, क्योंकि बृहस्पति अपनी धनु राशि में है, दैट इज गुड। कोशिश ये करेंगे कि बृहस्पति और केतु जब थोड़े से नक्षत्रों में थोड़ा सा दूर हो, किसी दिन में अगर ऐसा हो कि वो अलग नक्षत्र में हो और अलग थोड़ा सा डिफरेंस डिग्रीज में ज्यादा हो, तब उस समय में जन्म कराया जाए, कोशिश ये की जाती है। बट बेसिकली जब कुंडली आप बनवाएंगे, जब बनाएंगे, जब हम जो जन्म कराएंगे, उसमें बृहस्पति और केतु साथ में ही नजर में आएगा, ठीक है। तो इन चीजों को नहीं हटाया जा सकता, बट मोटी मोटी बहुत सी चीजें बैलेंस की जा सकती हैं, ठीक है मित्रों। मेरे ख्याल से ये सारी चीजें अब आपको डिटेल में क्लियर हो गई होंगी कि वाकई ही जन्म से पहले माता पिता अपने संतान का भविष्य देख ही नहीं, बदल भी सकते हैं, ठीक है मित्रों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब के साथ साथ मित्रों बेल आइकन अवश्य दबाएं, क्योंकि अगर बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो लेटेस्ट जो भी मैं नई वीडियोस डालूंगा वो आप तक नहीं पहुंच पाएंगी, वो छूट जाएंगी। एक तरफ मैं ज्योतिष के जो है सिखाने के एपिसोड्स चला रहा हूं, पहली क्लास, दूसरी क्लास में अपलोड कर चुका हूं यूट्यूब पे, वो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे, ये चैनल का नाम ऊपर चल रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज, अब एक ये विषय मैंने शुरू किया, अब आने वाला एक वीडियो बहुत सुंदर टॉपिक पे वीडियो डालने वाला हूं, वो होगा कि बहुत से आजकल यूट्यूबर आप देख रहे होंगे कि यूट्यूब का फीवर बहुत जगह फैल गया है, मतलब यूट्यूब, हर व्यक्ति यूट्यूब पे फेमस होना चाहता है, क्योंकि यूट्यूब भी पैसा दे रहा है। एक तो पैसा कमाने का तरीका भी यूट्यूब है, क्योंकि मीडिया, फेम, वो सारी चीजें मिल जाती हैं अपना चैनल बना के। साथ साथ में हम, जैसे अब मैं आपको यूट्यूब पे ये वीडियो डाल रहा हूं, तो ये आप फॉरेन में किसी ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, कनाडा में बैठे हो, बॉम्बे में बैठे हो, देश या विदेश कहीं भी बैठे हो, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो ये एक आपको एक्सपैंड करने का, आपका एक सर्कल एक्सपैंड करने का बहुत अच्छा माध्यम है। तो अब इसमें सफलता कैसे मिलती है, ये नया वीडियो लोड करने वाला हूं कि आपको मीडिया से, यूट्यूब से या कोई भी मीडिया हाउस से, टेलीकम्युनिकेशन से
आपको धन कमाने का, सफलता का कौन से योग होते हैं, कौन से हाउसेस देखे जाते हैं, कौन से प्लैनेट्स देखे जाते हैं, कुंडली में कैसी युति होनी चाहिए, ये नेक्स्ट वीडियो में उस पर डालूंगा। और साथ में क्लासेस जो हैं, क्लास 1 और 2 डाल चुका हूं, अब 3rd 4th क्लास इसी वीक के अंदर मैं डालूंगा। तो सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य दबाएं। ठीक है मित्रों, नमस्कार।